हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अनामिका और आप सभी का स्वागत है कोर फार्मेसी में। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हम 150 एमसीक्यूज़ की जो सीरीज चल रही थी उसमें आज हम डिस्कस करेंगे फार्माकोलॉजी के 15 एमसीक्यूज़। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। और अगर चैनल पर नए हैं और चैनल को तब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में हम आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं। आपने सुना भी होगा, आपको आप तक न्यूज़ पहुँच भी गई होगी कि 14 नवंबर को जो KGMU का एग्ज़ाम है, फार्मासिस्ट का वो एग्ज़ाम है। तो उसके लिए हम क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, जहाँ से पॉसिबल हो वहाँ से पढ़िए, लेकिन आप पढ़िए, क्योंकि आपका सिलेक्शन अगर होता है तो इससे अच्छी कोई और बात हो ही नहीं सकती है। तो मेरे साथ साथ आप अपने आंसर को गैस कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सल्फोनामाइड दैट इनहिबिट बैक्टीरियल फॉलेट सिंथेसिस। कौन सा नीचे दिया गया सल्फोनामाइड है जो कि बैक्टीरियल फॉलेट सिंथेसिस को इनहिबिट करता है? कॉट्रिमोक्साजोल है, सल्फामिथोक्साजोल है, ट्राइमिथोप्रिम है या फिर डैप्सोल है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सल्फामिथोक्साजोल। तो सल्फामिथोक्साजोल सल्फोनामाइड कैटेगरी को बिलोंग करती है जो कि बैक्टीरिया के फॉलेट सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। तो फॉलेट सिंथेसिस इनहिबिट हो जाएगा। फॉलेट भी कौन सा, डाईहाइड्रो या टेट्राहाइड्रो? तो डाईहाइड्रोप्टिरोड सिंथेज एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा, जिससे DHFA नहीं बनेगा और ये आगे का फर्दर प्रोसेस रोक देगा, ब्लॉक करेगा फॉलिक एसिड सिंथेसिस ऑफ द बैक्टीरिया। तो फॉलिक एसिड की सिंथेसिस नहीं होगी, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाएगी। कोट्रिमोक्साजोल इसका आंसर सही नहीं होगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन है किसका, सल्फामिथोक्साजोल और ट्राइमिथोप्रिम का। ट्राइमिथोप्रिम इनहिबिट करता है किसको, डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम, सिंथेज एंजाइम नहीं। तो यहाँ पर किसका पूछा था, किसका पूछा था यहाँ पर, जो इनहिबिट करता है फॉलेट सिंथेसिस को। ओके, और डैप्सोन हमारा एंटी लेप्रोटिक है, बैक्टीरियल एंटीबैक्टीरियल नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच टेट्रासाइक्लिन इज प्रिफर्ड इन रीनल इम्पेयरमेंट। कौन सा टेट्रासाइक्लिन है जो कि रीनल इम्पेयरमेंट के लिए यूज किया जाता है, प्रिफर्ड किया जाता है? डॉक्सीसाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन, मीनोसाइक्लिन या फिर ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन? तो आंसर हो जाएगा इसका डॉक्सीसाइक्लिन। तो डॉक्सीसाइक्लिन क्या टेट्रासाइक्लिन की कैटेगरी को बिलोंग करता है ड्रग, जो कि प्रिफर किया जाता है रीनल इम्पेयरमेंट में। क्यों रीनल इम्पेयरमेंट में? क्योंकि जो डॉक्सीसाइक्लिन है वो एक्सक्रीट होता है वाया बाइल, तो किडनी का यहाँ पर रोल नहीं है और ये सेफ बनाता है रीनल इम्पेयरमेंट को। जो अदर टेट्रासाइक्लिन्स के हमारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे टेट्रासाइक्लिन, मीनोसाइक्लिन, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन्स, ये सब हमारे रीनल के थ्रू एक्सक्रीट होते हैं। तो चांसेस होते हैं एक्युमुलेशन के, जिसकी वजह से रीनल इम्पेयरमेंट कॉज हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीनोग्लाइकोसाइड्स प्राइमरीली इनहिबिट, जो अमीनोग्लाइकोसाइड है वो किसको इनहिबिट करता है? 50S को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, 30S को, DNA गाइरेज को या फिर सेल वॉल सिंथेसिस को? तो आंसर हो जाएगा इसका 30S राइबोसोम। भाई अमीनोग्लाइकोसाइड ये 50S होता है, ये 30S होता है, तो कहाँ पर जाके बाइंड करता है? ये 30S राइबोसोम को बाइंड करता है। और एग्जाम्पल की बात करें तो जेंटामाइसिन है, अमीकासिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, ये सब क्या है, ये बैक्टीरिसाइडल एंटीबायोटिक्स हैं। बैक्टीरिसाइडल का मतलब होता है जो बैक्टीरिया को किल करते हैं। कहीं अगर बैक्टीरिया स्टैटिक होगा तो बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करेंगे। तो एमिनोग्लाइकोसाइड्स आर बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक्स, जो कि बाइंड करते हैं इरिवर्सिबली कहाँ पर, 30S राइबोसोम सब यूनिट पे, किसकी, बैक्टीरिया की, जिसकी वजह से मिस रीडिंग ऑफ mRNA होगा बैक्टीरिया के अंदर, जिसकी वजह से प्रोटीन डिफेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो मिसरीड करेगा RNA को, कोड सही से क्लियर नहीं कर पाएगा और उसकी वजह से बैक्टीरिया की जो डेथ है वो हो जाएगी, क्योंकि बैक्टीरिसाइडल ड्रग है। 50S को बाइंड नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि वहाँ पर मैक्रोलाइड्स बाइंड होते हैं, क्लोराम्फेनिकोल बाइंड होता है, क्लिंडामाइसिन ड्रग बाइंड होती है। DNA गाइरेज में हमारे फ्लोरोक्विनोलोज कैटेगरी की ड्रग बिलोंग करती हैं, बाइंड करती हैं। और सेल वॉल पे जो है बीटा लैक्टम और वेनकोमाइसिन टारगेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एंटी टीबी ड्रग इनहिबिट्स माइकोलिक एसिड सिंथेसिस। कौन सा एंटी ट्यूबरकुलर
ड्रग है जो कि इनहिबिट करता है माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस को? रिफेम्पिसिन, आइसोनियाजिड, पायराजिनामाइड या फिर इथैम्ब्यूटोल? और आंसर हो जाएगा आइसोनियाजिड। आइसोनियाजिड वो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है जो कि माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट करती है और ये फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग भी है। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। आइसोनियाजिड इज फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग। बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं क्योंकि ये इनहिबिट करता है माइकोलिक एसिड सिंथेसिस को, जो कि बहुत असेंशियल है। ये जो माइकोलिक एसिड है ये बहुत असेंशियल है बैक्टीरिया की सेल वॉल के लिए। जो माइकोबैक्टीरियम सेल वॉल है उसकी सेल वॉल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना माइकोलिक एसिड के ट्यूबरक्लोसिस अपनी सेल वॉल को मेंटेन नहीं कर पाएगा और आइसोनियाजिड का काम ही है इसकी माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट करना। तो जब इनहिबिट हो जाएगा माइकोलिक एसिड तो ये सेल वॉल बना नहीं पाएगा, अपनी सेल वॉल की इंटीग्रिटी मेंटेन नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से जो माइकोबैक्टीरिया है वो अब डाई हो जाएगा। रिफेम्पिसिन इसका आंसर सही नहीं होगा क्योंकि इनहिबिट करता है आरएनए पॉलीमरेज को। ये इनहिबिट करता है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को। पायराजिनामाइड भी इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि ये वर्क करता है एसिडिक इन्वायरमेंट में जो मैक्रोफेजेस हैं उसके अंदर, और एग्जैक्ट मैकेनिज्म जो है वो ये कि मेम्ब्रेन की एनर्जी को नष्ट कर देता है। ठीक है, और इथैम्ब्यूटोल इसका आंसर इसीलिए नहीं है क्योंकि इनहिबिट करता है अरेबिनोसिल ट्रांसफेरेज एंजाइम को, जो कि अरेबिनोगैलेक्टम सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। ये एक अनदर सेल वॉल कंपोनेंट है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एंटी लेप्रोटिक ड्रग इज बैक्टीरिसाइडल एंड मेनली यूज्ड इन मल्टीबैसिलरी लेप्रोसी? तो कौन सा ऐसा एंटी लेप्रोटिक ड्रग है जो कि बैक्टीरिसाइडल है और मेनली यूज किया जाता है मल्टीबैसिलरी लेप्रोसी में? क्या डेप्सोन है, क्या क्लोफाजिमीन है, क्या रिफेम्पिसिन है, क्या थैलिडोमाइड है? तो कौन सा है? आंसर हो जाएगा क्लोफाजिमीन। तो क्लोफाजिमीन वो एंटी लेप्रोटिक ड्रग है जो कि बैक्टीरिसाइडल और यूज किया जाता है मल्टीबैसिलरी लेप्रोसी में। तो क्लोफाजिमीन एक बैक्टीरिसाइडल है जो कि माइकोबैक्टीरियम लेप्रेई के अगेंस्ट काम करता है। ये एक्युमुलेट करता है मैक्रोफेजेस के अंदर और लेप्रस लेशंस में और एक्सर्ट करता है एंटी माइक्रोबियल एंड एंटी इंफ्लामेटरी इफेक्ट। और ये ज्यादातर मल्टीबैसिलरी लेप्रोसी जो होती है उसमें यूज किया जाता है। और मल्टीबैसिलरी लेप्रोसी का मतलब होता है हाई बैक्टीरियल लोड, मतलब बहुत ज्यादा बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है। डेप्सोन इज बैक्टीरियोस्टैटिक, स्टैटिक मैंने बताया था, जो ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। ये यूज किए जाते हैं पॉसिबैसिलरी और माइकोबैक्टीरियम की फॉर्म्स के लिए। रिफेम्पिसिन इज बैक्टीरिसाइडल बट यूजुअली अ पार्ट ऑफ कॉम्बिनेशन थेरेपी। तो कॉम्बिनेशन थेरेपी में यूज किया जाता है। और थैलिडोमाइड जो है वो एक एंटीबैक्टीरियल नहीं है, इट इज यूज फॉर एरिथेमा नोडोसम लेप्रोसम रिएक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्फोटेरिसिन बी exerts its antifungal action by। जो एम्फोटेरिसिन बी है वो अपना एंटी फंगल एक्शन रखती है किसके द्वारा? इनहिबिटिंग एर्गोस्टेरॉल सिंथेसिस, बाइंडिंग टू एर्गोस्टेरॉल एंड फॉर्मिंग मेम्ब्रेन पोर्स, इनहिबिटिंग डीएनए सिंथेसिस या फिर ब्लॉकिंग माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्मेशन। और आंसर हो जाएगा एम्फोटेरिसिन बी exerts its antifungal action by binding to ergosterol and forming membrane pores। तो एम्फोटेरिसिन बी क्या करती है? एर्गोस्टेरॉल के साथ बाइंड करती है जिसकी वजह से जो मेम्ब्रेन है उसमें पोर्स हो जाते हैं। ठीक है, तो एम्फोटेरिसिन एक एंटी फंगल ड्रग है जो कि बाइंड करती है डायरेक्टली टू अर्गोस्टेरॉल। कहाँ पर? जो फंगल की सेल मेम्ब्रेन है वहां पर जो अर्गोस्टेरॉल होता है वहां पर बाइंड करती है। इस बाइंडिंग से क्या होगा? पोर्स हो जाएंगे। अब भाई मान लो इस जगह पोर्स हो गए तो यहाँ पे जो कंटेंट भरा हुआ है वो बाहर लीक करेगा, तो लीकेज हो जाएगा किसका? आयंस का, सेलुलर कंटेंट्स का, जिसकी वजह से जो सेल है वो जिंदा नहीं रह पाएगा। जब उसके अंदर ही कुछ नहीं है तो जिंदा कैसे रहेगा? तो इसकी वजह से फंगल सेल डेथ हो जाएगी। बैक्टीरिसाइडल और फंजीसाइडल दोनों अपना इफेक्ट रखते हैं एम्फोटेरिसिन बी। इनहिबिटिंग एर्गोस्टेरॉल सिंथेसिस का आंसर नहीं होगा क्योंकि मैकेनिज्म है एजोल्स का, जैसे फ्लूकोनाजोल है, कीटोकोनाजोल है। इनहिबिटिंग डीएनए सिंथेसिस, ये भी इसका आंसर सही नहीं होगा क्योंकि फ्लूसाइटोसिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। और ब्लॉकिंग माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्मुलेशन भी इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि मैकेनिज्म ऑफ ग्लाइसोफुल्विन है, जो एंटीफंगल हमारी ग्लाइसोफुल्विन है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है माइक्रोट्यूब्यूल को इनहिबिट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एंटी मलेरियल ड्रग इज यूज्ड फॉर प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम प्रोफाइलेक्सिस? कौन सा एंटी मलेरियल ड्रग है जो कि
प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम के प्रोफाइलेक्सिस के लिए यूज किया जाता है? क्लोरोक्वीन, एटोवाक्विन, प्रोग्वानिल या फिर प्राइमाक्विन या फिर मेफ्लोक्विन? और आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, एटोवाक्विन प्रोग्वानिल। ये हमारी एक एंटी मलेरियल ड्रग है जो कि यूज की जाती है प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम के प्रोफाइलेक्सिस में। क्यों? क्योंकि इफेक्टिव है प्रोफाइलेक्सिस ऑफ क्लोरोक्वीन रेजिस्टेंस के लिए, कि अगर क्लोरोक्वीन काम नहीं कर रही है देन प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम के लिए भाई कोई तो चाहिए ना, तो एटोवाक्विन और प्रोग्वानिल ये इफेक्टिव है। क्लोरोक्वीन इफेक्टिव नहीं है, रेजिस्टेंस आ गया, तभी हमने ये कॉम्बिनेशन यूज किया है ना, तो इसलिए इसका आंसर ये सही नहीं है। प्राइमाक्विन क्या है? ये हिप्नोजॉइड्स इरेडिकेशन के लिए यूज किया जाता है, जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम ओवेल, लेकिन यहाँ पर बात हो रही थी प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम की। मेफ्लोक्विन क्या है? एक अल्टरनेटिव प्रोफाइलेक्टिक एजेंट है। अल्टरनेटिव मतलब अगर ये भी काम नहीं करेगी तो ठीक है, चलो आप आगे कुछ और दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्बेंडाजोल एक्ट्स अगेंस्ट हेलमिंथिस बाय। जो एल्बेंडाजोल है आपने बहुत बार खाई होगी, बोला जाता है कि हर 6 महीने में एक एडल्ट को एल्बेंडाजोल खा लेनी चाहिए। क्यों? ताकि पेट के कीड़े मर जाए। लेकिन जो एल्बेंडाजोल है वो अगेंस्ट काम करती है हेलमिंथ्स के। कैसे? बाय इनहिबिटिंग माइक्रोट्यूब्यूल पॉलीमराइजेशन, बाय ब्लॉकिंग फोलेट सिंथेसिस, बाय डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या फिर इंटरफेयरिंग विद डीएनए रेप्लिकेशन। तो एल्बेंडाजोल अगेंस्ट हेलमिंथिस के काम करती है बाय इनहिबिटिंग माइक्रोट्यूब्यूल पॉलीमराइजेशन। मैंने अभी किसी डिस्क्रिप्शन में भी बताया था, एक्सप्लेनेशन में बताया था कि जो एल्बेंडाजोल है वो बाइंड करती है बीटा ट्यूब्यूलिन के साथ। तो क्या होगा? तो ये इनहिबिट करेंगे माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्मेशन को पैरासाइट के अंदर, और इसकी वजह से जो ग्लूकोज अपटेक हो रहा है, ठीक है, वो इम्पेयर्ड हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो पैरासाइट है अब वो उसकी डेथ हो जाएगी। ब्लॉकिंग फोलेट सिंथेसिस का आंसर नहीं है, क्योंकि मैकेनिज्म है किसका? सल्फोनामाइड्स का, ट्राइमिथोप्रिम का। डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ये काम है पायरेंटल पैमोएट ड्रग का। और इंटरफेयरिंग विद डीएनए रेप्लिकेशन मैकेनिज्म है एंटीवायरल एंटी कैंसर ड्रग्स का, एल्बेंडाजोल का नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेंटामाइसिन कैन कॉज विच ऑफ द फॉलोइंग एडवर्स इफेक्ट? तो जेंटामाइसिन कौन सा नीचे एडवर्स इफेक्ट कॉज कर सकता है? क्या ग्रे बेबी सिंड्रोम, क्या नेफ्रोटॉक्सिसिटी, क्या रेडमैन सिंड्रोम या फिर ऑप्टिक न्यूराइटिस? और आंसर हो जाएगा इसका नेफ्रोटॉक्सिसिटी। देखो जो जेंटामाइसिन है वो कॉज करता है एडवर्स इफेक्ट, जैसे कि नेफ्रोटॉक्सिसिटी है, ऑटोटॉक्सिसिटी है। तो जेंटामाइसिन क्या अमीनोग्लाइकोसाइड की कैटेगरी को बिलोंग करता है, जो कि नेफ्रोटॉक्सिसिटी, नेफ्रॉन्स को डैमेज करता है, कहने का मतलब किडनी डैमेज कर सकता है, और हमारे सुनने की क्षमता को भी कम कर सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट करती है, जमने का काम करती है। इसका एक्सक्रीशन स्लो है, तो स्लो एक्सक्रीशन की वजह से ये हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होती है, जिसकी वजह से नेफ्रोटॉक्सिसिटी और ऑटोटॉक्सिसिटी हो जाती है। ग्रे बेबी सिंड्रोम मोस्टली होता है किससे? क्लोरामफेनिकोल से ही होता है, मोस्टली नहीं। रेडमैन सिंड्रोम वेनकोमाइसिन की वजह से, और ऑप्टिक न्यूराइटिस किसकी वजह से? इथैम्ब्यूटॉल की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ड्रग इज बैक्टीरिसाइडल अगेंस्ट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इन एसिडिक पीएच इनसाइड मैक्रोफेजेस? कौन सा ड्रग जो है वो बैक्टीरिसाइडल है, किसके अगेंस्ट? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट। कंडीशन अप्लाइड इन एसिडिक पीएच इनसाइड मैक्रोफेजेस, की मैक्रोफेजेस के अंदर कौन सी है? एसिडिक है, पीएच एसिडिक है। तो पूछा जा रहा है कौन सा ड्रग है जो कि बैक्टीरिसाइडल होगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के एसिडिक पीएच में मैक्रोफेजेस के? तो रिफैम्पिसिन है, पायराजिनामाइड है, आइसोनियाजिड है या फिर स्ट्रेप्टोमाइसिन है? और आंसर हो जाएगा पायराजिनामाइड। तो पायराजिनामाइड क्या है? एक फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग है, ओके, और ये प्रो ड्रग भी है। पायराजिनामाइड क्या एक प्रो ड्रग है जो कि कन्वर्ट करता है बैक्टीरिया के एंजाइम के द्वारा। तो पायराजिनामाइडेज एंजाइम के द्वारा ये कन्वर्ट करता है किसमें? पायराजिनोइक एसिड में। और ये जो पायराजिनामाइड है ये बहुत अच्छा काम करती है एसिडिक पीएच में, लाइक मैक्रोफेजेस फेगोसोम्स के अंदर, जहां पर जो टीबी बेसिलाए हैं वो रहते हैं, जो टीबी के बेसिलाए वो वहां पर स्टोर करते हैं, रुकते हैं। तो एसिडिक पीएच में क्या होगा? तो एसिडिक पीएच में जो पायराजिनोइक एसिड है जो कन्वर्ट हुआ है पायराजिनामाइडेज एंजाइम से,
ये डिसरप्ट करेगा मेम्ब्रेन की पोटेंशियल को, तो मेम्ब्रेन को खत्म कर देगा, खराब कर देगा, जिसकी वजह से एनर्जी का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा, बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाएगा और उसकी बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। आइसोनियाजिड क्या है? एक्टिव है अगेंस्ट किसके? रेप्लिकेटिंग टीबी, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस रेप्लिकेट कर रहा है उसके अगेंस्ट काम करता है। रिफैम्पिसिन इनहिबिट करता है आरएनए सिंथेसिस को और स्ट्रेप्टोमाइसिन इनहिबिट करता है प्रोटीन की सिंथेसिस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिफैम्पिसिन कैन कॉज, अब बताना है रिफैम्पिसिन क्या कॉज कर सकता है? ऑरेंज रेड डिस्कलरेशन ऑफ यूरिन, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, हाइपोग्लाइसीमिया या फिर ग्रे बेबी सिंड्रोम। और आंसर हो जाएगा इसका ऑरेंज रेड डिस्कलरेशन ऑफ यूरिन। जो रिफैम्पिसिन है उसका एडवर्स इफेक्ट है कि वो ऑरेंज रेड डिस्कलरेशन ऑफ यूरिन करता है, और रिफैम्पिसिन एंड फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग है दैट इनहिबिट बैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेज, जो कि इनहिबिट करता है बैक्टीरिया के आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को। और इसके एडवर्स इफेक्ट में क्या दिखते हैं? ऑरेंज रेड डिस्कलरेशन दिखता है, बॉडी का फ्लूइड जो है वो हल्का सा ऑरेंजिश रेडिश कलर होगा, यूरिन, स्वेट, टीयर्स, सलाइवा, ये सब हमें दिखेंगे कि हल्के से ऑरेंजिश कलर के हो रहे हैं। इससे कोई नुकसान नहीं है और ये रिवर्सिबल है। जब आप रिफैम्पिसिन को लेना बंद कर देंगे तो इसके जो एडवर्स इफेक्ट है वो रिकवरी हो जाएगी। नेफ्रोटॉक्सिसिटी मैंने अभी बताया, अमीनोग्लाइकोसाइड्स जेंटामाइसिन जैसी ड्रग से होता है। हाइपोग्लाइसीमिया रिफैम्पिसिन का तो बिल्कुल भी नहीं है। ग्रे बेबी सिंड्रोम हमारा क्लोराम्फेनिकोल्स का है न्यूनेट्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which antifungal is used orally for dermatophytic infection and inhibits microtubule function? कौन सा ऐसा एंटीफंगल ड्रग है जिसको ओरली यूज किया जाता है डर्मेटोफाइटिक इन्फेक्शन के लिए, जो हमारे स्किन पे जो इन्फेक्शन हो जाता है उसको ट्रीट करने के लिए और माइक्रोट्यूब्यूल के फंक्शन को इनहिबिट करने के लिए कौन सी एंटीफंगल ड्रग यूज की जाएगी? टर्बिनाफिन, ग्राइसोफुल्विन, फ्लूकोनाजोल या फिर एम्फोटेरिसिन बी। और आंसर हो जाएगा ग्राइसोफुल्विन। ग्राइसोफुल्विन हमारी वो एंटीफंगल ड्रग है जो कि ओरली ली जाती है डर्मेटोफाइटिक इन्फेक्शन के लिए, जो कि माइक्रोट्यूब्यूल के इन्फेक्शन को इनहिबिट करती है, माइक्रोट्यूब्यूल के फंक्शन को इनहिबिट करती है। और डर्मेटोफाइटिक इन्फेक्शन जैसे स्किन, हेयर, नेल्स में क्या हो जाता है? फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, और ये बाइंड करती है फंगस के माइक्रोट्यूब्यूल से, जो कि माइटोसिस को इनहिबिट करता है। माइटोसिस का मतलब है कि सेल का बहुत तेजी से डिवाइडेशन होना, तो माइटोसिस इनहिबिट हो जाएगा तो सेल का जो डिवीजन हो रहा है वो इनहिबिट हो जाएगा और फंगस की जो ग्रोथ है वो इनहिबिट हो जाएगी। टर्बिनाफिन इसका आंसर सही नहीं है क्योंकि इनहिबिट करता है टर्बिनाफिन स्क्वेरिन इपॉक्सीडेज एंजाइम को। कहने का मतलब है जो फंगस की अर्गोस्टिरॉल सिंथेसिस है उसको इनहिबिट करता है। फ्लूकोनाजोल इनहिबिट करता है अर्गोस्टिरॉल की सिंथेसिस को वाया साइटोक्रोम P450 इनहिबिशन में इस एंजाइम को इनहिबिट करके। और एम्फोटेरिसिन भी बाइंड करता है अर्गोस्टिरॉल को, फॉर्म करता है मेम्ब्रेन के पोर्स, मेम्ब्रेन में पोर्स जनरेट करता है। और यहाँ पर क्वेश्चन क्या था? ऐसा जो कि माइक्रोट्यूब्यूल के फंक्शन को इनहिबिट करे, तो ग्राइसोफुल्विन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एंटी मलेरियल ड्रग कैन कॉज हीमोलाइसिस इन G6PD डेफिशिएंट पेशेंट? कौन सा ऐसा एंटी मलेरियल ड्रग है जो कि हीमोलाइसिस कॉज करता है? किसके अंदर? जिसके अंदर G6PD डेफिशिएंसी है उस पेशेंट के अंदर। क्या क्लोरोक्वीन है, प्राइमाक्वीन है, क्विनीन है या फिर मेफ्लोक्वीन है? और आंसर हो जाएगा इसका प्राइमाक्वीन। तो प्राइमाक्वीन हमारी वो एंटी मलेरियल ड्रग है जो कि हीमोलाइसिस कॉज करती है अगर पेशेंट के अंदर G6PD की डेफिशिएंसी है। क्यों? रीजन है प्राइमाक्वीन क्या है? हमारा 8 अमीनो क्विनोलिन एंटी मलेरियल ड्रग है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कॉज करता है। ऑक्सीडेशन का मतलब फ्री रेडिकल्स बनाना, कहाँ पर? रेड ब्लड सेल में। तो रेड ब्लड सेल में जितने फ्री रेडिकल्स बनेंगे उतना ही ब्लड का क्या हो जाएगा? लाइसिस हो जाएगा, टूटने लग जाएंगे। और जिस पेशेंट के अंदर G6PD की डेफिशिएंसी है, RBCs कैन नॉट न्यूट्रलाइज ऑक्सीडेटिव डैमेज। तो जिसके अंदर ऑलरेडी G6PD की डेफिशिएंसी है उसमें तो ऑक्सीडेशन स्ट्रेस, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और तेजी से हो रहा है, तो आरबीसीज ऑक्सीडेटिव डैमेज को रिकवरी नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से और ज्यादा हीमोलाइसिस होना शुरू होगा, आरबीसीज और ज्यादा ब्रेक डाउन हो जाएंगी। क्लोरोक्वीन और अदर जितनी भी हमारी अदर ड्रग्स है, क्विनीन है, मेफ्लोक्विनिन है, ये जनरली सेफ हैं जिनमें G6PD डेफिशिएंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ड्रग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी ड्यू टू टेट्रोजेनिसिटी?
कौन सी ड्रग है जो कि कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, बिल्कुल बैन है प्रेगनेंसी के दौरान, क्योंकि वो टेराटोजेनिसिटी कॉज करती है? क्या एल्बेंडाजोल है, क्या मेबेंडाजोल है, क्या इवरमेक्टिन है, या फिर प्राजिक्वांटेल है? तो कौन सी ड्रग है इन चारों में से जो कि टेराटोजेनिसिटी कॉज करती है, इसकी वजह से प्रेगनेंसी में बैन है? और आंसर हो जाएगा एल्बेंडाजोल। एल्बेंडाजोल प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए बहुत ज़्यादा घातक है। क्यों? क्योंकि टेराटोजेनिसिटी कॉज करता है। जो फीटस के अंदर बेबी ग्रो कर रहा है, जो डेवलप हो रहा है, वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा विकार आ सकते हैं, माल फॉर्मेशन हो सकते हैं। तो एल्बेंडाजोल एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी हेलमिंथिक ड्रग है और ये कॉज करती है टेराटोजेनिसिटी, मतलब जो फीटस है उसमें माल फॉर्मेशन कॉज कर सकती है, स्पेशली इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, पहले ट्राइमेस्टर के जो पहले 3 महीने हैं उसमें। मेबेंडाजोल क्या है? ये मेबेंडाजोल भी वैसे तो टेराटोजेनिसिटी कॉज करती है, लेकिन आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात हो रही है। ठीक है। इवरमेक्टिन क्या जनरली अवॉइड की जानी चाहिए प्रेगनेंसी में, क्योंकि होता है इससे टेराटोजेनिसिटी भी कॉज होती है लेकिन कम होती है। और प्राजिक्वेंटल क्या है? रिलेटिवली सेफ है इन सब में से, तो प्रेगनेंसी में बिल्कुल सेफ है। अगर क्वेश्चन आता है कि प्रेगनेंसी में कौन सा सेफ है, देन प्राजिक्वेंटल इज द करेक्ट आंसर। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट एंड प्रोफाइलेक्सिस ऑफ अनकॉम्प्लिकेटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन? कौन सा ड्रग है जिसको कॉमनली यूज किया जाता है अनकॉम्प्लिकेटेड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के प्रोफाइलेक्सिस और उसके ट्रीटमेंट में? अनकॉम्प्लिकेटेड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन मतलब कोई बीमारी की वजह से नहीं है, कोई डिजीज की वजह से नहीं है, कोई मेडिकेशन की वजह से नहीं है, लेकिन हाँ अनकॉम्प्लिकेटेड है। तो क्लोट्रीमोक्साजोल, मेट्रोनिडाजोल, सिप्रोफ्लोक्सासिन या फिर एमोक्सिसिलिन। तो आंसर हो जाएगा इसका क्लोट्रीमोक्साजोल। तो क्लोट्रीमोक्साजोल वो ड्रग है जिसको ज्यादातर यूज किया जाता है ट्रीटमेंट के लिए और प्रोफाइलेक्सिस के लिए, अगर अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई है तो क्लोट्रीमोक्साजोल है क्या? सल्फामिथोक्साजोल और ट्राइमिथोप्रिम का कॉम्बिनेशन है, ओके, जो स्पेशली यूज किया जाता है अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआईज के लिए। मान लो अनकॉम्प्लिकेटेड इस एक तरीके से ऐसा एग्जांपल समझ लो कि ज्यादातर वैसे फीमेल्स में होता है, क्योंकि अलग अलग मान लो पब्लिक टॉयलेट यूज कर रहे हैं तो क्या होगा, बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई में स्पेशली इस्चेरिचिया कोलाई, जो इस्चेरिचिया कोलाई की वजह से अगर अनकॉम्प्लिकेटेड इन्फेक्शन हुआ है यूटीआई में, तो क्लोट्रीमोक्साजोल को कॉमनली यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि इनहिबिट करते हैं 2 स्टेप्स इन बैक्टीरियल फोलेट सिंथेसिस। जो बैक्टीरिया की जो 2 स्टेप्स हैं कि डायहाइड्रोफोलेट इनहिबिट करेगा, फिर टेट्राहाइड्रोफोलेट की सिंथेसिस को इनहिबिट करेगा, ये दोनों स्टेप्स को इनहिबिट करते हैं, जो कि सिनर्जिस्टिक बैक्टीरिसाइडल एक्शन प्रोड्यूस करेंगे। भाई DHFA भी इनहिबिट हो गया है और इसकी वजह से THFA भी इनहिबिट कर दिया है ना। तो डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट कर दिया, टेट्राहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि पहले डाइहाइड्रोफोलेट इनहिबिट होगा, ये दोनों को डायरेक्ट इनहिबिट कर रहा है, DHFA को भी और THFA को भी, जिसकी वजह से आगे फर्दर बैक्टीरिया की जो सेल ग्रोथ है वो इनहिबिट हो जाएगी, तो बैक्टीरिसाइडल एक्शन प्रोड्यूस होगा। ये होगा इसका क्लोट्रीमोक्साजोल का। मेट्रोनिडाजोल इसका आंसर नहीं है, क्योंकि एनाएरोबिक इन्फेक्शन के लिए यूज किया जाता है, यूटीआई के लिए नहीं। सिप्रोफ्लोक्सासिन इफेक्टिव है जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं, कॉम्प्लिकेटेड यूटीआईज के लिए, और एमोक्सिसिलिन यूज किया जाता है ये इंक्रीज करता है रेजिस्टेंस को एंड इज लेस प्रेफर्ड नाउ। जो एमोक्सिसिलिन है वो रेजिस्टेंस कॉज कर देती है, इसलिए इसको अब ऐसे यूज नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर हमारे 15 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे, आपको कहीं ना कहीं ये हेल्प करेंगे। हम जल्दी ही इस सीरीज़ को ख़त्म करके दूसरी कोई सीरीज़ हम जल्दी से स्टार्ट करेंगे, थ्योरी स्टार्ट करेंगे। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि आप लाइव क्लासेस चाहते हैं, अगर चाहते हैं तो मैं शुरू करूँगी, अदरवाइज़ आपके ही रिस्पॉन्स से मैं क्लासेस लूँगी। तो चलिए यहाँ पर मैं थैंक यू, आगे हम और क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करते रहें, सब्सक्राइब कर दीजिए और फेसबुक इंस्टा टेलीग्राम पेज को भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी हैं। बाय बाय।